आई इनवाइट टू मिस्टर बिनान, जो हमारी टीम से सीटीओ है, और जो ये सर्कुलर अभी आया है उस पे वो पूरा डिस्कशन, आपके क्वेश्चन के आंसर, इवन आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो भी हम लोग लास्ट में उसकी डिस्कशन करेंगे। सो आई इनवाइट मिस्टर बिनान, आप अपना ये टॉपिक पे वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो देखो, अब ये जो सर्कुलर था रिपोर्टिंग ऑफ अनयूजुअल इंसिडेंट्स, ये वैसे तो 2020 में ही आ चुका है। सो अभी का जो सर्कुलर है वो खाली एक एडिशनल क्लैरिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नई रिक्वायरमेंट्स ऐड करी है, लेकिन वो सर्कुलर के बाद भी क्या हो रहा था कि बहुत सारे इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट करने चाहिए वो रिपोर्ट हो नहीं रहे थे। दूसरे जो नहीं करने चाहिए इंसिडेंट्स, वैसे इंसिडेंट रिपोर्ट होने लगे थे। तो वो चीजों को सेटल डाउन करने के लिए, वो सारी क्वेरीज को सेटल करने के लिए आरबीआई ने एक एडिशनल क्लैरिफिकेशन इश्यू किया, जो 2020 का सर्कुलर है उसी के ऊपर। अब जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया, ये ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है सर्कुलर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी। ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी को। अच्छा, सो पहले हम लोग नीड की बात करते हैं, क्या जरूरत है रिवाइज गाइडलाइंस की। तो सबसे पहले तो बैंक के जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि उनके समझ लो एसओसी सर्विस प्रोवाइडर्स, सीबीएस सर्विस प्रोवाइडर्स, स्विच सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके यहाँ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बैंक आरबीआई को रिपोर्ट नहीं कर रहा था अभी तक। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट समझी आरबीआई ने कि भाई अगर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के यहाँ इंसिडेंट होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंक को इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को नहीं हो रही थी। दूसरा रीजन है, इंसिडेंट्स अभी भी बैंक दक्ष पोर्टल के थ्रू रिपोर्ट नहीं करके ईमेल के थ्रू रिपोर्ट कर देते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी UCB@RBI वाला जो ईमेल है उस पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दक्ष पोर्टल। तो वो भी इसमें स्पेसिफिकली बोला है कि आपको दक्ष पोर्टल ही यूज करना है फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगर समझ लो आप दक्ष पोर्टल में लाइव नहीं हो, ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें। तीसरा है बैंक नॉट रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ डाउन टाइम। अब समझ लो रूटीन आपका डाउन टाइम है कोई, तो हमें लगता है भाई ये तो हमने इंटेंशनली प्लान डाउन टाइम लिया है, तो इसमें हमें रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना है। तो उसकी कुछ टाइम लिमिट्स है, कुछ लिमिट्स है, 4 घंटे 8 घंटे, वो जो भी लिमिट्स है वो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, आरबीआई को कोई मीडिया के थ्रू पता चलता है ये बैंक में ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बैंक ने कभी रिपोर्ट ही नहीं किया है। तो ये कुछ रीजंस है नए साइबर ये गाइडलाइंस के। और लास्ट है, बहुत सारे डाउट्स थे कि ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस को सेटल डाउन करने के लिए ये रिवाइज गाइडलाइंस जो है वो इश्यू किया है। ओके, सो सबसे पहले ये चीज तो क्लियर है कि आपको इंसिडेंट तो दक्ष पोर्टल में ही रिपोर्ट करना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप अभी ऑलरेडी दक्ष में ऑनबोर्डेड ही नहीं हो, तो ऐसे केस में क्या। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आपको ये ईमेल पे daksh@rbi.org.in पे आपको इमीडिएटली ईमेल करना है कि भाई अब हमारी बैंक को आप दक्ष पोर्टल में ऑनबोर्ड करो। ठीक है, अगर आप समझ लो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो और आप ईमेल भी नहीं करते हो दक्ष पे, फिर कोई दिन इंसिडेंट होगा तब हमें रिपोर्ट तो ऑब्वियसली ईमेल से ही करना पड़ेगा आरबीआई को कि हमारे पास दक्ष पोर्टल का एक्सेस नहीं होगा। तब आरबीआई आपको पूछेगा ठीक है आप ऑनबोर्डेड नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें ऑनबोर्डिंग की रिक्वेस्ट की है या नहीं की है। तब हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमने रिक्वेस्ट भी नहीं की है। ठीक है, सो आपको इमीडिएटली अगर दक्ष पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं हो तो ये ईमेल करना है आपको। और ये जो ईमेल करना है वो ये सर्कुलर के हिसाब से करना है, ये टोटली अलग सर्कुलर है, मैंने यहाँ स्नैपशॉट रखा है। अब ये सर्कुलर है 24 अप्रैल का, जिसके हिसाब से आपको कंपलसरी दक्ष पोर्टल को यूज करना है। ठीक है, सो ये एक सेपरेट सर्कुलर है जिसका एक एडिशनली वो शुरुआत में क्लैरिटी का जरूरत था कि आपको कंपलसरी आरबीआई के साथ कोई भी बात करनी है, कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशंस करने हैं, तो वो आरबीआई भी धीमे से ईमेल कम्युनिकेशंस को डिसकंटिन्यू करते जा रहा है। सो आपको वो ऑल द कम्युनिकेशंस आपको कंपलसरी दक्ष पोर्टल्स के थ्रू ही करने हैं। ओके, अब इंसिडेंट्स जो हमने बात की कि भाई ये सर्कुलर का मेन पर्पस था कि क्या टाइप्स ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट करने हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर में कीवर्ड है कि जो इंसिडेंट अनयूजुअल है उसको रिपोर्ट करना है, और जो इंसिडेंट अदर देन अनयूजुअल मतलब यूजुअल है उसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे।
एक थंब रूल है, आपको इंसिडेंट रिपोर्ट करना है विद इन 6 आवर्स ऑफ डिटेक्शन। आपको जैसे ही पता चला तब से 6 घंटा। अब समझ लो वो मालवेयर हो सकता है 6 महीने से बैंक में हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर अभी पता चला है तो आप अभी से विद इन 6 आवर्स आरबीआई को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, 6 आवर्स फ्रॉम डिटेक्शन हमें रिपोर्ट करना है। ओके, अब रिपोर्टिंग का फ्लो देखते हैं कि अगर मान लो बैंक अगर दक्ष पोर्टल में ऑनबोर्डेड नहीं है तो कैसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, सो अगर ऑनबोर्डेड नहीं है तो फिर आपको यही ईमेल पे रिपोर्टिंग करना है, वो दैट इज फाइन। cybersecurityucb@rbi.org पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन साथ में ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये चीज भी कि आपने ऑनबोर्डिंग की रिक्वेस्ट ये dux@rbi वाले ईमेल पे की हुई होनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि आज से 3 महीने बाद हमें कोई रिपोर्टिंग करना हो, हम साइबर सिक्योरिटी यूसीबी पे रिपोर्ट करने जाएंगे और हमने दक्ष पोर्टल का रिक्वेस्ट ही नहीं किया हो। ओके, सेकंड है, अगर आप ऑलरेडी दक्ष पोर्टल में ऑनबोर्डेड हो तब तो प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको कंपलसरी दक्ष पोर्टल ही यूज करना है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको कोई भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट करने हैं, कोई भी आरबीआई के से क्लैरिटी चाहिए तो आपको कंपलसरी दक्ष पोर्टल को ही यूज करना है। अच्छा, जो 6 आवर्स की टाइम लिमिट है उसमें और आगे बात करते हैं। एक उसमें देखो, हमने यहाँ देखो मैंने एक वर्ड यूज किया था, इनिशियल रिपोर्टिंग। आप हेडिंग में पढ़ोगे तो मैंने लिखा है अनयूजुअल इंसिडेंट इनिशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब आप देखो 6 घंटे में आपका फॉरेंसिक तो पूरा नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल रिपोर्टिंग करेंगे। खाली इनिशियल रिपोर्टिंग पे आपके पास जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमने ऐसा ऐसा कुछ अनवांटेड हमें मिला है या कोई ट्रांजेक्शन रिकंसाइल नहीं हुआ है या जो भी है बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंप्लीट रूट कॉज एक्शन 6 घंटे में निकाल के दे देना है, ऐसा नहीं है। आपको इनिशियल रिपोर्टिंग विद इन 6 आवर्स करनी है। ठीक है, सो आफ्टर इनिशियल रिपोर्टिंग एक नेक्स्ट आरबीआई की एक्सपेक्टेशन होगी कि चलो अब आपने रूट कॉज एनालिसिस किया क्या वो इंसिडेंट का, जो आपने इनिशियल रिपोर्टिंग किया उसका। तो रूट कॉज एनालिसिस की भी आरबीआई ने टाइम लिमिट दी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिटेल रिपोर्टिंग। आपने इनिशियल रिपोर्टिंग तो कर दी 6 घंटे में, अब एक डिटेल रिपोर्टिंग कि हमने इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर लिया उसके बाद। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपने फॉरेंसिक ऑडिटर रखा है या नहीं रखा है। तो हम लोग पहले बात करते हैं, मान लो आपने कोई अगर एक्सटर्नल फॉरेंसिक ऑडिटर नहीं रखा है, ठीक है, तो वैसे केसेस में आपको विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ डिटेक्शन आपको डिटेल रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर है? तो देखो हमने अभी तक 2 रिपोर्टिंग्स की बात करी, एक इनिशियल रिपोर्टिंग था जो विद इन 6 आवर्स कंप्लीट करना है, और दूसरा एक रूट कॉज एनालिसिस वाला रिपोर्टिंग या फिर डिटेल रिपोर्टिंग जो विद इन 10 वर्किंग डेज में कंप्लीट होगा, इन केस अगर फॉरेंसिक ऑडिटर नहीं रखा है तो। लेकिन मान लीजिए अगर आप फॉरेंसिक ऑडिटर को रखते हो, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी को रखा है रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए, तो ऐसे केस में आरबीआई ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, एज सून एज पॉसिबल ऐसा लिखा हुआ है गाइडलाइंस में। ठीक है, सो आपको 2 रिपोर्टिंग्स आएंगे कोई भी इंसिडेंट्स के लिए। अगर हो सकता है, अब अगर मान लो आपका कोई इनिशियल रिपोर्टिंग ही डिटेल्ड है, सफिशिएंट है, तो फिर तो ये डिटेल्ड रिपोर्टिंग मतलब रूट कॉज एनालिसिस वाला रिपोर्टिंग का जरूरत नहीं है। लेकिन आपका आपका इनिशियल रिपोर्टिंग के बाद अगर आपका रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत है तो फिर ये एक एडिशनल गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अब अभी हमने बात किया कि भाई अनयूजुअल होगा तो हमें रिपोर्ट करना है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई अनयूजुअल है क्या। अच्छा, आप आज का जो जो भी क्विज के क्वेश्चंस है उसमें खाली एक ही मतलब सारे ऑप्शन एक ही है कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है, रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो आपको ये अनयूजुअल बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। उसमें सब में 2 ही ऑप्शन है, रिपोर्ट रिपोर्ट में यस या नो बस। और ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमें ओनली अनयूजुअल इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना है। अगर वो इंसिडेंट यूजुअल है, रूटीन नेचर का है, तो हमें रिपोर्ट नहीं। अभी तुम बाहर से आए तब से तो चल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ ठीक। ओके, सो ये स्लाइड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अनयूजुअल इंसिडेंट्स होगा तो ही हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, सो कार्ड एक्सपोज्ड ऑन डार्क वेब, इसमें देखो अगर आपको 1 2 10 15 20 कार्ड मिलते हैं उसका कोई रिपोर्टिंग नहीं होगा आरबीआई को।
बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि मोर देन 1000 कार्ड मिलते हैं इन अ सिंगल डे या फिर विद इन अ वीक 7 डेज, तो ही आपको रिपोर्टिंग करना है। और प्लस एक्स्ट्रा कंडीशन साथ में ये है, कभी कभी क्या होता है डार्क वेब में कार्ड मिले लेकिन डेटा उतना सफिशिएंट नहीं है कि कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है कि जैसे समझ लो आपको 2000 कार्ड मिल गए डार्क वेब पे, तो लिमिट तो 1000 से ज्यादा ही है, वो विद इन 7 डेज मिला वो भी ठीक है, लेकिन जो डिटेल्स है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन हो पाए। अब जैसे मान लो कार्ड नंबर मिल गया लेकिन सीवीवी और एक्सपायरी डेट नहीं मिलता है, या फिर कार्ड नंबर लीक हुए लेकिन पूरे 16 डिजिट नहीं दिख रहे, वो जो लीक हुआ है वो 8 डिजिट या 12 डिजिट ही हुआ है। ठीक है, तो वैसे मतलब वैसे लीक्स जिसमें ट्रांजेक्शन्स पॉसिबल नहीं है उसको भी हमें रिपोर्टिंग नहीं करना है। बट हाँ, एटलीस्ट हमें वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है कि हमने इसको क्यों अनयूजुअल माना और क्यों हम इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि हो सकता है ना वो न्यूज, समझ लो आपके 2000 कार्ड लीक हुए, वो कल को न्यूज में आ जाए, वो मीडिया में कहीं आ जाए कि भाई XYZ बैंक का इतना कार्ड लीक हुआ, तो आरबीआई आपसे पूछे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हमने उसको क्यों रिपोर्ट नहीं किया था। ओके, फिर दूसरा अनयूजुअल इंसिडेंट का केस हो सकता है इंसिडेंट्स एट थर्ड पार्टीज जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक को अफेक्ट कर रहा हो। अब मैंने उसमें एग्जांपल्स लिए, उसमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, आपका एसओसी हो गया, या फिर आपके सीबीएस प्रोवाइडर्स जो आपके बैंक का डायरेक्ट रिमोट वगैरह लेते हैं, या एएसपी मॉडल्स में सीबीएस होस्टेड है, या फिर स्विच सर्विस प्रोवाइडर्स। ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंक की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है और उनके यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी एज अ बैंक आप ही को रिपोर्ट करना है, वो थर्ड पार्टी रिपोर्ट नहीं करेगा। थर्ड पार्टी तो बैंक को इन्फॉर्म करेगा, वो उसकी सेपरेट गाइडलाइंस है, लेकिन एज अ बैंक आपको ऑन बिहाफ ऑफ दैट थर्ड पार्टी आरबीआई को रिपोर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है मैलवेयर। अब ये तो देखो बहुत कॉमन केस है, हमने अपने एंटीवायरस में कभी ना कोई आता होगा ना कि भाई मैलिशियस फाइल आई। ठीक है, एंटीवायरस रूटीन में पकड़ता होगा ऐसा, तो ऐसे तो हम कितना रिपोर्टिंग करेंगे। तो इसमें मैलवेयर की गाइडलाइंस देखो बहुत क्लियर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो भी आपके ईमेल्स में यूएसबी से जो भी आते हैं उसमें, अगर आपने रूटीन नेचर में एंटीवायरस ने उसको पकड़ लिया है और कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप बहुत क्लियर रखो, ऐसा ना हो कि आपने समझ लो एंटीवायरस में एक यूएसबी पेन ड्राइव लगाई कोई पीसी में, एंटीवायरस में डिटेक्शन आया और हमने उसको रिपोर्ट कर दिया। वो रिपोर्टिंग जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि वो रूटीन नेचर में ही एंटीवायरस ने उसको डिटेक्ट किया है और कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी नहीं है, वो एंटीवायरस ने उसको रिमूव कर दिया कि ठीक है ये मैलिशियस फाइल है। तो वो जब कोई इम्पैक्ट ही नहीं है तो उसको आरबीआई को उस चीजों को जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका रूटीन नेचर की चीज हो गई। ओके, नेक्स्ट है रैनसमवेयर अटैक्स। ये तो कंपलसरी रिपोर्ट करना है, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं देखना है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक सिंगल पीसी भी एनक्रिप्ट हुआ है बिकॉज ऑफ रैनसमवेयर अटैक, तो आपको उसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है मैलिशियस ट्रैफिक ऑब्जर्व्ड फ्रॉम बैंक सिस्टम टू सस्पिशियस आईपीस कमांड एंड कंट्रोल्स। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे समझ लो आरबीआई ने 2019 से अभी तक बहुत सारे एडवाइजरीज और अलर्ट्स इश्यू करे। अब उसमें एडवाइजरी और अलर्ट में ऐसा मान लो कि कोई एक आईपी एड्रेस है जो आपके बैंक के पीसी में से वो बैंक का जो सिस्टम है वो आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेट करने जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको डिटेक्शन होता है और वो कम्युनिकेशन अगर आपकी फायरवॉल ने अलाउ किया है, तो आपको वो कंपलसरी रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना, ये ना तो मीडिया वाले को पता चलेगा ना ही आरबीआई को पता चलेगा कि मेरे यहाँ से ये पीसी ने पब्लिक आईपी से, मतलब कोई XYZ मैलिशियस आईपी पे जो आरबीआई के एडवाइजरी अलर्ट में था उसमें कम्युनिकेट होने गया, वो उनको कैसे पता चलेगा। तो देखो सर्टीन जो है वो है ना पूरे इंडिया का एसओसी सेंटर चलाती है, आप ऐसा समझ लो। आप नहीं बताओगे कोई बात नहीं, सर्टीन का आपको नोटिस आएगा, सीसी में आरबीआई को रखेगा कि भाई आपका ये पब्लिक आईपी है जो बीएसएनएल को बिलोंग करता है और उसने ये मैलिशियस आईपी के साथ कम्युनिकेशन इतने बजे स्टेब्लिश किया है। तब फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों रिपोर्ट नहीं किया। ठीक है, और ऐसे पास्ट में इंसिडेंट्स हुए भी है। तो आप ये मत सोचो कि भाई आप अगर आपके इंटरनल नेटवर्क का ट्रैफिक है जो इंटरनेट पे गया होगा
तो वो किसी और को पता नहीं चलेगा। 13 भी वो सारी चीजें मॉनिटर करती है। जैसे godDNS.ch करके एक डोमेन था, उसने बहुत सारी बैंकों में फ्रॉड्स किए थे, उसको तो 13 उतना एक्टिवली मॉनिटर करती है कि आपके बैंक से जैसे ही कम्युनिकेशंस होते हैं वो विद इन 1 मंथ वो नोटिस आई जाती है वो सर्ट फिन से आरबीआई को सीसी में रख के कि भाई आपने ये इंसिडेंट के ऊपर क्या किया, हमें आप डिटेल्स दो। तो वो आईएसपी से 13 के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा पब्लिक आईपी किसको बिलोंग करता है। और ऐसा नहीं है कि यार 13 खाली बैंक को मॉनिटर कर रही है, 13 रिवर्स वे में काम करती है। 13 ऐसा देखती है कि भाई ये godDNS.ch जो मैलिशियस डोमेन है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में पास्ट में देखा गया है, तो वो कौन से इंडिया के पब्लिक आईपीज है जो उसके ऊपर कम्युनिकेट हो रहे हैं। फिर 13 वो पब्लिक आईपीज के आईएसपी को पकड़ती है कि भाई आईएसपी का ओनर कौन है वो मेरे को बताओ। तो वो आईएसपी फिर बताएगा कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है वो मैंने XYZ बैंक को दिया है। तो वो रिवर्स प्रोसेस करके आप तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो आप उसको पब्लिक आईपी दोगे तो ही वो मॉनिटर होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो वो तो आपने पब्लिक आईपी दिया या नहीं दिया, आईएसपी तो नाम बताने ही वाला है कि भाई ये पब्लिक आईपी एड्रेस है जिससे कम्युनिकेशन हुआ था। तो अगर ऐसा कोई भी डिटेक्शन होता है तो आपको विद इन 6 आवर्स ऑफ डिटेक्शन आपको रिपोर्ट करना है इसको। ओके, अनयूजुअल इंसिडेंट्स को ही कंटिन्यू करते हैं। ईमेल फिशिंग्स, जो आपको फिशिंग मेल्स आते हैं या स्पूफिंग मेल्स आते हैं, उसको अगेन मैलवेयर जैसा ही कंडीशन है, डू नॉट रिपोर्ट अगर रूटीनली आप डिटेक्ट कर लेते हो या यूजर उस पर क्लिक नहीं करता है। रिपोर्टिंग तभी करना है जब उसकी वजह से आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है। बाकी फिशिंग ईमेल्स तो रोज के 2-3 आ जाते होंगे, तो वो हम लोग सारे यूजुअल इंसिडेंट्स में क्लासिफाई करेंगे, उसको किसी को रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। फिर वेबसाइट डिफेसमेंट की, वेबसाइट का कवर पेज जो बैंक की इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है उसका कवर पेज किसी ने बदल के ऐसा कुछ रैंडम रख दिया कि हैक्ड बाय XYZ हैकर्स या ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप देखो, आप ये पॉइंट ऐसा है जिसमें कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है कि बैंक है ना इंफॉर्मेटिव वेबसाइट को लाइटली लेता है कि भाई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट ही तो है, उसको क्या ऑडिट कराने की जरूरत है, उसमें थोड़ी फिक्सिंग की जरूरत है। लेकिन इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, भले कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन रेप्यूटेशन इम्पैक्ट को ध्यान रखते हुए आरबीआई ने वेबसाइट डिफेसमेंट्स के इंसिडेंट्स को भी अनयूजुअली माना है कि अगर कोई वेबसाइट आपकी हैक करके उसका कवर पेज वगैरह चेंज कर देता है तो वो भी एक बैंक का रेप्यूटेशन लॉस है, भले फाइनेंशियल लॉस नहीं है, और उसको भी अनयूजुअल इंसिडेंट्स में है, इसलिए आपको कंपलसरी रिपोर्टिंग करना है इसका। फिर डीओएस या डीडॉस अटैक्स जो 30 मिनट से ज्यादा एक्सीड करते हैं। अब ये देखो, वैसे तो रिलेवेंट उनके लिए ही है जिनका मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग है। अब वो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग पे समझ लो आपको इतनी रिक्वेस्ट आती है कोई एक जगह से या मल्टीपल जगह से कि भाई वो हैकर ही इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई जो ऑथोराइज यूजर है वो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग नहीं चला पा रहा है। तो आपको रिपोर्टिंग करना है, लेकिन कब, अगर 30 मिनट से ज्यादा वो डाउन रहता है तो। जनरली डीओएस डीडोस अटैक क्या होता है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो वैसे केसेस में आपको कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। वो 30 मिनट से ज्यादा अगर ये अटैक चलता है, 30 मिनट तक कस्टमर सर्विस एक्सेस नहीं कर पाता है, तो ही आपको इसको रिपोर्ट करना है। अच्छा, आप देखो, वैसे तो ये गाइडलाइंस हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये तो साइबर इंसिडेंट्स के ऊपर गाइडलाइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट जो भले साइबर इंसिडेंट नहीं है लेकिन लॉस 30 लाख से ज्यादा का है, वो भी ये गाइडलाइंस के अंडर ही रिपोर्ट करना है, और दक्ष पोर्टल के अंदर ही रिपोर्टिंग होगा, यही सर्कुलर के अंदर। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रख लो कि नॉट अ साइबर इंसिडेंट बट लॉस 30 लाख से ज्यादा का है, तो वो हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये गाइडलाइंस खाली आईटी डिपार्टमेंट को ही अप्लाई होती है या साइबर इंसिडेंट्स पे ही अप्लाई होती है। वैसे इंसिडेंट्स जो अदर देन साइबर के हैं, अगर लॉस 30 लाख से ज्यादा का है तो वो भी यहाँ कवर हो रहे हैं। और देखो, ये तो हमने कुछ नाम दिए हैं। अब हो सकता है आप फिर इसमें जब इंसिडेंट होता है तब आप स्पेसिफिकली नाम ढूंढने जाओगे। तो मेरे यहाँ सर जो सॉरी इंसिडेंट, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। बोलिए ना सर। सर जी, आपने जो अभी ये कहा ना नॉट अ साइबर इंसिडेंट बट लॉस, वो जरा रिपीट करेंगे प्लीज, पॉइंट वो समझ में नहीं आया। हाँ देखो सर, अभी तक हमने जो वेबिनार जो स्टार्ट किया या हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं ओनली आईटी पे। ठीक है,
तो हम लोग जब आईटी की बात कर रहे होते तो हमारा एक ये अजम्पशन रहता है कि भाई अगर बैंक में समझ लो कोई 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ अदर देन आईटी, जैसे मोबाइल बैंकिंग इन्वॉल्व नहीं है उसमें, पीसी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा मान लो अभी हमने या फिर अदर केस में बताऊं तो हमने अभी तक जो भी 8-10 केसेस डिस्कस किए वो 8-10 केसेस में आपका इंसिडेंट फॉल नहीं हो रहा है, बेसिकली वो नॉन आईटी रिलेटेड फ्रॉड है, ठीक है, लेकिन उसका अमाउंट इज मोर देन 30 लाख, तो भी वो आपको ये गाइडलाइंस के अंदर ही रिपोर्टिंग करना है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अच्छा, और दूसरा और ये रिपोर्टिंग दक्ष पोर्टल पे करना है या मेल दक्ष उनको पोर्टल, दक्ष पोर्टल पे ही होगा, क्योंकि ये सर्कुलर का जो भी रिपोर्टिंग है वो दक्ष पोर्टल के थ्रू ही होगा। अच्छा ठीक है सर। देखो ये एक और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उससे ज्यादा डेंजरस है, साइबर इंसिडेंट, नॉट अ साइबर इंसिडेंट है वो तो ठीक है, ग्रेटर देन 30 लाख वो तो वहाँ क्लियर हो गया, लेकिन हमने कुछ साइबर इंसिडेंट्स भी ऊपर डिस्कस किए। अब समझ लो आपके यहाँ कोई ऐसा साइबर इंसिडेंट होता है, आप बोलोगे कि भाई ना तो वो डीडोस है, ना ही वेबसाइट डिफेसमेंट है, ना ही मेलवेयर अटैक है, कोई XYZ टेक्निक यूज किया है, तो वो कहीं फॉल नहीं हो रहा है, तो क्या वो रिपोर्ट नहीं करना है? तो वो ये लास्ट पॉइंट में फॉल होगा कि दूसरा कोई भी इंसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है, तो साइबर इंसिडेंट जब भी होता है ना और उसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट इन्वॉल्व है ना, तो थंब रूल है आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि भाई इंसिडेंट या तो साइबर इंसिडेंट है या तो अदर देन साइबर है। अगर साइबर इंसिडेंट है तो लॉस इन्वॉल्व है तो रिपोर्ट करना है, अगर अदर देन साइबर है तो 30 लाख से ज्यादा का लॉस है तो ही रिपोर्ट करना है। ओके, अनयूजुअल इंसिडेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है कि भाई एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, उसमें हैकर ने पैरामीटर टेम्परिंग वगैरह किया, मैन इन मिडल टाइप के कोई अटैक्स किए, तो वो सब रिपोर्टिंग होगा। ईमेल और स्पूफिंग अटैक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, रिपीट हो रहा है तो कि रिपोर्ट ओनली अगर उसमें फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं तो। अच्छा, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस भी आए कि भाई डाउन टाइम है, प्लान्ड डाउन टाइम है, तो मेरे को रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डीआर ड्रिल का प्लानिंग किया है आपने, तो आपने एक डाउन टाइम लिया है जो पहले से प्लान्ड है, आपने 1 वीक पहले से डिसाइड कर लिया है कि मेरा इस तारीख को इतने बजे डीआर ड्रिल होने वाला है, तो वैसे प्लान्ड डाउन टाइम्स को हमें रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो उसका हम लोग बाइफरकेशंस देखते हैं। तो पहले तो है कि डाउन टाइम है, भले वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड, अगर 20% से ज्यादा ब्रांचेस डाउन है फॉर मोर देन 2 आवर्स तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, ये क्लियर है। देखो आपको यहाँ कुछ नहीं देखना है, वो आपके प्लान डाउन टाइम है अनप्लान डाउन टाइम है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी 20% ब्रांचेस अगर 2 घंटे से ज्यादा बंद है बैंकिंग आवर्स में तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, फिर आप उसमें ये जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते हो कि भाई ये तो पहले से प्लान ही था ना तो इसको थोड़ी रिपोर्ट करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्पेसिफिकली फॉर प्लान्ड डाउन टाइम, रिपोर्ट इफ डाउन टाइम इज मोर देन 8 आवर्स, ठीक है, अगर आपने कोई एक्टिविटी प्लान की है जो समझ लो कि 7.5 घंटे या 7 घंटे में पूरी हो जा रही है तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान की है जो 8 घंटे से ज्यादा जाने वाली है तो वो भले प्लान्ड है फिर भी आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा। फिर लास्ट कैटेगरी आती है अनप्लान्ड डाउन टाइम्स। सो अनप्लान्ड डाउन टाइम के रिपोर्टिंग क्राइटेरियाज ऐसे है, अगर कंटिन्यूअसली 4 घंटे से ज्यादा का डाउन टाइम है तो आपको रिपोर्ट करना है, या फिर सुबह 8 से रात को 8 के बीच में टोटल डाउन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, जैसे अभी 15 मिनट बंद हुआ, फिर 30 मिनट बंद हुआ, फिर वापस से 1 घंटा बंद हो गया, लेकिन क्यूमुलेटिव सुबह 8 से रात को 8 तक 2 घंटे से ज्यादा का डाउन टाइम हो रहा है अनप्लैन्ड, तो रिपोर्ट करना है। अब ये ठीक है, मैंने हो सके उतना सिंप्लीफाई करके उसको ये पीपीटी में प्रेजेंट करने का ट्राई किया है, तो आप उसको बाद में जब रीड करोगे ये स्लाइड्स को तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। વિનંગ ભાઈ રિપીટ हाँ, बोलिए। પેલું જે પ્લાન और અનપ્લાન માં 20% બ્રાન્ચ ડાઉન હોય 2 કલાક સુધી हाँ અનપ્લાન हाँ, प्लान्ड और अनप्लान्ड, उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये 20% ब्रांचेस डाउन हो गई तो वो प्लान्ड इंसिडेंट था या अनप्लान्ड था, वो आपको 20% से ज्यादा ब्रांच डाउन हुई तो एज इट इज रिपोर्ट कर ही देना है, कुछ और बात सोचे बिना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 10 ब्रांच है, अब 3 ब्रांच 2 घंटे से बंद है,
तो आपको रीजन सोचना ही नहीं है कि भाई वो प्लान डाउन टाइम है या अनप्लान डाउन टाइम है, बस आपको रिपोर्ट कर देना है, क्योंकि 20% से ज्यादा ब्रांचेस 2 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए बंद है। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं पर ये एक कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं कि भाई अनप्लैंड के 2 घंटे 4 घंटे को कैसे 20% से मैच करे, लेकिन देखो हाँ हाँ बोलो। सर हमारा जो डीआरडी का एक्टिविटी होता है ना, वो हम इवनिंग में प्लान करते हैं सर, 10 बजे के बाद रात में। सर देखो, डीआर ड्रिल का एक्टिविटी आपका प्लान्ड एक्टिविटी हो गया, लेकिन जी। अगर आप डीआर ड्रिल का एक्टिविटी जो प्लान्ड एक्टिविटी है उसमें अगर आपका 8 घंटे से ज्यादा अगर डाउन टाइम है, जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप 8 घंटे से ज्यादा मोबाइल बैंकिंग बंद रखते हो, तो वो जी। भी आपको फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। चलेगा, ओके सर। हाँ। ओके, नेक्स्ट एक हम लोग अनयूजुअल इंसिडेंट्स को कंटिन्यू करें उसके पहले एक एनपीसीआई के टर्म्स है, बिजनेस डिक्लाइन वर्सेस टेक्निकल डिक्लाइन। किसी को अगर इसमें कुछ आइडिया हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि नेक्स्ट जो अनयूजुअल इंसिडेंट का कैटेगरी है वो इसके ऊपर बेस्ड है, भाई क्लियर चैट में भी लिख सकते हो। Business decline is based on bank's limits. Sometimes bank limit is getting exceeded, so transaction is getting declined. So it is called business decline. While transaction decline may be due to wrong PIN or insufficient balance or something like that. So business decline is based on bank's limit. ओके हाँ सर, आपने देखो बिजनेस डिक्लाइन तो सही बोला, लेकिन आप जो पिन इनकरेक्ट वाला बोल रहे हो वो भी बिजनेस डिक्लाइन ही हो गया। नहीं, बिजनेस Okay, में तो नहीं किसी जाएगा, और को- टेक्निकल जाएगा ना सर। टेक्निकल में अगर मेरा नहीं बैलेंस नहीं नहीं है, बिजनेस डिक्लाइन है सर। वो Sorry, पिन चेंज ભાઈ हाँ કસ્ટમરના એજ્યુકેશનના અભાવને કારણે પણ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ડિક્લાઇન થાય ને, બિઝનેસ ડિક્લાઇનમાં ગણાય। કસ્ટમરને નોલેજ ના હોય, 5000 બેલેન્સ હોય અને 10000 ઉપાડવા જાય, પિન ખોટો નાખે, બધા બિઝનેસ ડિક્લાઇનમાં આવે। हाँ ये सो थंब रूल ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कस्टमर की गलती की वजह से जो भी होता है, अब जैसे कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस ही 5000 है, वो 10,000 विड्रॉ करने जा रहा है, या कस्टमर ने पिन गलत डाल दिया, ठीक है, तो वो सब बिजनेस डिक्लाइंस हो गए। ओके, सो अब यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो ऐसा है, टेक्निकल डिक्लाइन इज कॉज्ड ड्यू टू इश्यूज विद बैंक और एनपीसीआई सिस्टम्स। ठीक है, तो अब अच्छा पहले गाइडलाइंस तो बाद में बात करते हैं, पहले टेक्निकल डिक्लाइन का मीनिंग लिखा है मैंने कि भाई या तो बैंक की गलती की वजह से या फिर एनपीसीआई की सिस्टम की वजह से अगर कोई ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हो रहे हैं तो वो टेक्निकल डिक्लाइंस में आएंगे। ठीक है, तो हमने वो देखो परेश भाई ने बहुत अच्छा बाइफरकेशन दिया, वो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन ठीक है वो परफेक्टली फिट हो रहा है कि कस्टमर की गलती है वो बिजनेस डिक्लाइन हो गया, बाकी एनपीसीआई या बैंक की गलती है तो वो टेक्निकल डिक्लाइंस हो गया। ओके, सो बिजनेस डिक्लाइंस का एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने कि कस्टमर इनकरेक्ट पिन लिखता है, ट्रांजैक्शन बियॉन्ड स्टिपुलेटेड लिमिट्स, कि उसने पॉज की लिमिट 5000 सेट करी है, वो ट्रांजैक्शन 10,000 का करने जा रहा है भले बैलेंस है तो भी। ठीक है, तो ये दो बाइफरकेशन है, बिजनेस डिक्लाइंस और टेक्निकल डिक्लाइंस। अब आपका थंब रूल ये है, आपको रिपोर्ट क्या नहीं करना है, तो कि बिजनेस डिक्लाइन तो वैसे ही कस्टमर की गलती है, तो वो कितना ही डाउन हो उसको आपको कुछ रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन अगर टेक्निकल डिक्लाइन 3% से ज्यादा एक दिन में होता है तो वो आपको उसको आरबीआई को रिपोर्ट करना है। अब अगेन यहाँ समझ लो, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो एनपीसीआई के पास तो डेटा है ही, एनपीसीआई आपको सीसी में रख के मैं आरबीआई को ईमेल करेगा कि भैया ट्रांजैक्शंस आपने क्यों रिपोर्ट नहीं किए, आपका टेक्निकल डिक्लाइन आज 4% था तो आपने क्यों इसको रिपोर्ट नहीं किया। अब ये ऐसे केसेस आते कब है, मोस्टली जब आपका सीबीएस एएसपी मॉडल पे होता है ना, तो वो एएसपी मॉडल प्रोवाइडर और स्विच के बीच में कभी कभी कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से टेक्निकल डिक्लाइंस आते हैं, तो वो आईएसपी का जो डाउन है, मतलब आईएसपी के वजह से अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो दैट फॉल्स इन टेक्निकल डिक्लाइंस, और अगर वो 3% से ज्यादा जा रहा है इन अ डे तो वो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, बहुत क्लियर गाइडलाइंस है, कस्टमर कुछ भी गलती करे दैट इज फाइन, वो बिजनेस डिक्लाइंस है, उसमें कोई रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनपीसीआई की सिस्टम में फॉल्ट है या बैंक की सिस्टम में फॉल्ट है तो वो रिपोर्ट करना है। आप यहाँ बोल सकते हो कि एनपीसीआई की सिस्टम में फॉल्ट है और ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुआ तो बैंक के साइड से इंसिडेंट हो गया, हाँ वो भी इंसिडेंट ही हो गया,
वो फिर ठीक है, आप रिपोर्ट करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हो आरबीआई को रूट कॉज एनालिसिस के टाइम पे कि भाई वो एनपीसीआई के साइड से ही ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन हुए थे, भले वो टेक्निकल डिक्लाइन है, बट आपको रिपोर्ट तो करना ही है। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं कभी किसी से बात कर रहा होता हूँ बिजनेस डिक्लाइन या टेक्निकल डिक्लाइन की, तो मेरी बात जनरली सीसो या इक्विवेलेंट ऑफिसर से होती है। तो वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारा एनपीसीआई का सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो देखो एज अ सीसो या इक्विवेलेंट ऑफिसर आपको ये टेक्निकल डिक्लाइन और बिजनेस डिक्लाइन इसलिए पता होना जरूरी है क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है उसकी रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीसो या इक्विवेलेंट ऑफिसर की है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो तो ये जार्गन्स मेरे को समझ में नहीं आते, वो तो मेरा एनपीसीआई डिपार्टमेंट देखता है। वो आपके लिए अब वो एक्सेप्शन नहीं है, आपको वो कंपलसरी ये दोनों टर्म्स जानने जरूरी है। और 3% से ज्यादा अगर बैंक का डिक्लाइन हो रहा है तो आपको रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स बनानी है कि आपको पता चले आपकी बैंक के बारे में वो चीज। ओके, फिर नेक्स्ट एक डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन आता है कि अगर कस्टमर ने ओटीपी दे दिया, कस्टमर ने फोन में एनी डैश डलवा दिया, कस्टमर ने हेलो। कोई हाँ सर बोलिए। हेलो विनायक सर। हाँ सर बोलिए। सर ये हमारा कितना डिक्लाइन है, कितना परसेंट डिक्लाइन है वो हमें कैसे पता चलेगा? डेली का। વિનાયક સર બોલો। हाँ सર बोलो ना। જ્યારે हाँ, सर। રિપોર્ટ મોકલે છે એના માટે દર મહિને છે ને એનપીસીઆઈ દરેક બેંકોને મેલ કરે છે કે ભાઈ તમારું બિઝનેસ ડિક્લાઇન અને ટેકનિકલ ડિક્લાઇન કેટલા પર્સન્ટેજ છે ને એનપીસીઆઈ તમારી પાસે ક્લેરિફિકેશન માંગે છે કે ભાઈ તમારા ડિક્લાઇન વધારે થયા છે શું એનું રીઝન છે, દર મહિને એનપીસીઆઈ માંથી મેલ આવે છે। અને બીજું સર હવે તો એનપીસીઆઈ ખરું ને WhatsApp માં પણ એલર્ट्स આપવાનું ચાલુ કરી દીધું सर છે। हिंदी में बात કેમ કે- कीजिए तो दूसरे सर मैं हाँ, सबको ओके, ओके, रिक्वेस्ट ओके। कर रहा हूँ, हिंदी में बात कीजिए तो सबको ओके। समझ में आए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्लीज सर। सर अभी एनपीसीआई ने क्या किया है, वो WhatsApp पे भी अलर्ट्स दे रहे हैं, जैसे अपना WhatsApp अलर्ट होता है उसके टाइप से कि कितना परसेंट किस रीजन से डिक्लाइन है। अभी मेरे 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, डाउन हुआ था सुबह में, तो सुबह में कितना परसेंट अभी डिक्लाइन का रेशियो है वो अपना जैसे स्विच भी अलर्ट देती है कि आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन जा रहा है, लेकिन परसेंटेज एनपीसीआई देती है। વિનાયકભાઈ हेलो। વિનાયકભાઈ हाँ વિનાયકભાઈ यस हाँ सर। परेश भाई। કાલે રાતે મેં ફાયરવોલ અપગ્રેડ કર્યું, મારે 4 મિનિટ માટે એનપીસીઆઈ ની સર્વિસ બંધ હતી ને મને તરત જ આવી ગયું। हेलो। हाँ यस सर। हाँ सर, तो इसका देखो कंक्लूजन तो यही हो रहा है कि आपको एनपीसीआई के साइड से अपडेट आता है एज एंड व्हेन कोई भी आपकी सर्विस डाउन होती है। तो अगर आपको नहीं अपडेट आ रहा है तो आप एक बार एनपीसीआई से कांटेक्ट करो कि आपको हमें Yes, ये सर आप सर सॉरी टू ऑल सर, एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप रेज हैंड कीजिए, हम लोग 1 by 1 सबको चांस देंगे, जिससे क्या होगा कि अभी ये मैशअप हो रहा है सब लोग। तो यस, तो आप सर रेज हैंड कीजिए, उसके हिसाब से अपने सीक्वेंस में चलते हैं। यस दौलत शर्मा सर, आपका कुछ क्वेश्चन है सर, आप पहले आप पूछ सकते हैं सर। दौलत शर्मा सर। ठीक है, नेक्स्ट चेतन राजगोर सर है, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। रवि सर, ये कैसे पता चलेगा डेली का हमें चेक करना हो कि कितना परसेंट डिक्लाइन है? तो डेली बेसिस के ऊपर हमें एक टाइम स्पेसिफिक पे चेक करना हो कि आज या पिछले दिन हमारा कितना डिक्लाइन रहा, तो ये कैसे पता चलेगा? सर ये एनपीसीआई, हाँ बताइए बिना। तो मैं आंसर दूं इसका? हाँ श्योर सर, बोलिए ना। सर एक्चुअली क्या होता है, जो आपका स्विच वेंडर होता है वो आपको एक पोर्टल देता है जिसमें आपके जो डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उस पर आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। जो उसके रेस्पॉन्स कोड होगा कि जिससे उसका 55 है 91 है, तो वो ऑनलाइन डिक्लाइन वाला है या पिन जनरेशन वाला है या लिमिट वाला है, उसको शॉर्ट करके ही आप पता लगा सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से। अच्छा, ये एवरी स्विच वेंडर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्या? बिल्कुल सर, हर सर्विस वेंडर ही देता है सर ये। ओके ठीक है। डेली बेसिस पे उनका ट्रांजैक्शन मॉड्यूल होता है पूरा, वो वहां पे लाइव ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हो, जो विद इन 20 सेकंड पहले भी हुआ हो वो भी। ओके सर। हेलो ओके, थैंक यू रवि सर। कौन है? हेलो Yes, हेलो sir, बताइए सर। हेलो, Yes, सर, sir, मैं नंदुरबार Flexible- बैंक, बताइए सर। हेलो सर, नंदुरबार मर्चेंट से बोल रहा हूँ। जी सर बताइए। सर मुझे जो अभी कोई सर थे ना, उन्होंने बात की कि एनपीसीआई का व्हाट्सएप नंबर है, उस पे वो कुछ आता है अलर्ट्स अपना जी, डिक्लाइन सर। वाला, तो या प्रोवाइड सर। कर सकते हैं सर हमको?
वो चैट में भी डाल सर दिया। ठीक है कड़ी नागरिक बैंक से अमित सर, आप जरा हेलो वो रवि नंबर है सर, ना। उसमें उसमें सर। नंबर नहीं है अपना, जैसे हाँ। बैंक का कुछ एसएमएस जैसे करते हैं ना कस्टमर को नोटिफिकेशन, जी आरबीआई जी अपने हमने एनपीसीआई को लेवल 1 2 3 कम्युनिकेशन दिया होगा अपने बैंक के हेड से, ठीक है, ओके। हाँ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए उस नंबर पे वो व्हाट्सअप करते हैं सर। हम कोई मतलब कि सर उन्होंने ऑफिशियली, हाँ सर मैं समझाता हूँ, उन्होंने ऑफिशियली एक व्हाट्सएप का नंबर इनेबल किया हुआ है, जो नंबर से वो लोग ये सारे नोटिफिकेशन दे रहे हैं सर। तो जो आपके लेवल 1 2 3 के हिसाब से जो नंबर आपने वहां पे लिस्टेड किए, वही हाँ। नंबर को उन्होंने वो व्हाट्सएप पे अभी ये सर्विस उन्होंने शुरू किया है सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू यस सर। सर और कुछ भी अगर आपको लगे तो सर मैं डायरेक्ट बैंक से भी आपको कांटेक्ट करवा दूंगा आफ्टर द दिस मीटिंग, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सर, यस थैंक यू। लक्ष्मी, थैंक यू सर। लक्ष्मी अर्बन बैंक सर, आपका कुछ क्वेश्चन है सर? हाँ सर, मेरा ऐसा एक क्वेश्चन है। कल कल क्या हो गया है, कल सर्वोत्तर का जो स्विच है वो शायद 1 घंटे के लिए उनका कुछ तो इशू हो गया है, तो बहुत सारे बराबर है बैंकों सर। को इशू है वो, आपको भी बात आ बराबर। गई होगी ध्यान में। तो उसका अभी मतलब क्या सोल्यूशन कर सकते हैं हम वो सर्वोत्तर के रिगार्डिंग? सर अभी काफी सारी बैंकें होगी सर्वत्र की सर, दूसरी जो बैंकें है उसमें कोई ये 1 घंटे का किसी नहीं को है, डाउन टाइम आया है? नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, है। खाली सर्वोत्तर अच्छा। को, सर्वोत्तर का जिसका स्विच है हाँ उसका सर्वत्र ही। की सीट वाले ही सर आंसर देंगे सर। अपनी जो सर 200 हमको लोग भी जो प्रॉब्लम जुड़े आया था, हुए। वो कल हमने था, उनसे बात की, कल शाम उन्होंने को मेल पौने डालने के 8 लिए बजे कहा से था। 8:15 तक था सर। ओके ठीक है सर, मतलब कि था बराबर है सर। उसके डेटाबेस में कुछ इश्यू था ऐसा बताया था सर्वोत्तर की टीम जी ने जी कि भाई नहीं यहाँ नहीं, तो तो अभी प्रॉब्लम था कैसा कुछ। मालूम है क्या सर, उनके डेटाबेस में इशू है, सब है, सब है। जी ओके, जी लेकिन ये केस बहुत सारे सर, लगभग वापिस देखिए अभी प्रेजेंटेशन जो बिनांग ने अभी जहां पे लाके हम सबको खड़ा कर दिया, पहले अपने देखते ये इंसिडेंट प्लान था कि अनप्लान था। अभी बराबर है ये। सर। हाँ। अनप्लान। अनप्लान था, बराबर है। तो अनप्लान में आप देखिए कि इसमें आप कौन से में सेट हो रहे हैं सर। कहीं नहीं हो रहे बराबर हैं, है। 1 घंटे का तो है तो आपको क्या, इसमें कहीं सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपको खाली बस वो। बराबर है सर। हाँ। तो आपका जवाब आपको मिल गया है सर, ये है ना, प्रिंट करके इसको आपकी टेबल पे ही लगा दीजिए सर। नहीं नहीं, वो बात सही है सर, लेकिन अभी ये जी। तो अपना ये है, लेकिन अपन सर्वत्र के साइड्स में ओके, हम्म। सर्वत्र को अपन इसका क्या मतलब उनका क्लेरिफिकेशन, हमने तो सब बैंकों ने मेल डाला है, सबने अभी एक यूनियन जैसे ही बोला है उनको अभी, अगर ये, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है मालूम है कि अभी हम बैंक में हैं, ओके माना 5 बजे समझो ट्रांजेक्शन कुछ डिक्लाइन हो गया, 8 ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गए 5 बजे से 5-10 बजे तक, ओके 5-10 पर, मतलब 10 मिनट में। तो उस केस में क्या हो रहा है, सर्वत्र वाला क्या बोल रहा है कि तुम्हारे सीबीएस का इशू है, लेकिन सीबीएस को तो बराबर है। सीबीएस तो चालू है हमारा, मतलब यूजर्स बराबर तो है। काम कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर। जी जी सर। तो उस रिगार्डिंग उनको क्या आंसर देना, यही भी बहुत सारे बैंकों को क्वेश्चन है सर। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उसके लिए हम लोग एक लेटर का फॉर्मेट बना के आपको शेयर करते हैं कि क्या लिखना चाहिए आप उनको। ठीक है यस सर, उसके लिए मैं आपको इंडिविजुअली एक लेटर भेज दूंगा कि आप श्योर उनको श्योर भेज श्योर दीजिए। या थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। या यस बिना। हाँ यस सर। सो नेक्स्ट जो डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है वो है कि कस्टमर की गलती है, जैसे कस्टमर ने ओटीपी दे दिया, कस्टमर ने समझ लो फोन में कोई रिमोट एप्लीकेशन एनीडेस्क जैसा कुछ इंस्टॉल करवा दिया, या कस्टमर का सिम कार्ड ही स्वैप हो गया, जैसे कस्टमर का कहीं से आधार नंबर लेके उसने कोई जगह आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल कहीं पर भी जाके उसका सिम कार्ड इश्यू करवा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर के फोन में ओटीपी आने बंद हो जाएंगे। हैकर ने जहां री इश्यू करवाया उसके पास ओटीपी वगैरह आने लगेगा। अब ये हमने जो भी इस केसेस डिस्कस किए, ओटीपी दे देना, रिमोट एप्लीकेशन फोन में डलवा देना, सिम कार्ड स्वैप हो जाना, उसमें बैंक का तो कोई गलती नहीं है, तो फिर हमें रिपोर्टिंग करना है या नहीं करना है? ठीक है, ये जो ऐसे कोई कस्टमर को कोई लॉटरी की स्कीम ऑनलाइन मिली या फिर कोई फ्रेंचाइजी लेने के लिए उसने किसी को पैसा दे दिया, ऐसे कोई भी केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग करना है अगर अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, भले आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये बहुत क्लियर आप ध्यान में रखो। इसमें अभी क्या हो रहा है, आरबीआई को है ना, कोई बैंक सारे इंसिडेंट रिपोर्ट कर देता है, वो 5-10 हजार का ओटीपी शेयर का इश्यू होता है, वो भी आरबीआई
कर रहे थे। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई कस्टमर का मिस्टेक है, बैंक का कोई फॉल्ट ही नहीं है, तो भी आपको रिपोर्ट करना है अगर अमाउंट 50 लाख से ज्यादा का है तो। यस बिनांग, अपने नेक्स्ट स्लाइड से जाने से पहले जो रेज हैंड उससे बात कर ले। यस परेश भाई, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। પેલો ડાઉન ટાઈમ વાળું જે આપણે હતું ને, यस सर। એમાં એવું છે, એટલે ખાલી ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે. અનપ્લાન Yes, sir. અનપ્લાન કોઈ પણ એક્ટિવિટી હોય 2 Yes, કલાકથી વધારે કે 4 કલાકથી વધારે? सर उसमें देखो दो चीजें हैं, जो 2 आवर्स की जो लिमिट है विद इन 8 AM to 8 PM है पहले तो अगर आप समझ लो रात को 11 बजे अगर आपका अनप्लान चालू होता है तो वो तो एक बॉक्स तो हट ही गया 2 आवर्स वाला। ओके फाइन। ठीक है, और दूसरा उसमें ये है कि 2 आवर की जो लिमिट है वो ब्रेक में होगी तो भी कवर होगी, वो एग्रीगेट लिमिट है, जबकि 4 आवर है वो कंटिन्यूअस लिमिट। ओके फाइन, ओके बस वही जानना। ओके ओके नेक्स्ट चेतन सर आप पूछिए क्वेश्चन। सर ये कस्टमर पिन शेयर करता है, उसमें यहाँ पे एक स्लाइड में बोला 50 लाख के ऊपर, किसी स्लाइड में शायद 30 लाख था ना सर? वो अलग था सर, आप वापिस ध्यान से आप देखिए, नहीं तो क्विज में क्या करेंगे सर। अच्छा देखो 30 लाख जो है वो है सर साइबर इंसिडेंट ही नहीं है, अच्छा, मतलब बट जिसका साइबर से कोई लेना देना ही नहीं है वैसा इंसिडेंट है। ओके गॉट इट ओके। जो बिनांग ने बताया ना कि भाई कोई भी तरीके से आपका अगर 30 लाख का लॉस हुआ है, बराबर है, वो साइबर आईटी रिलेटेड है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन का तो आंसर खोल दिया यहीं। चलो अब दूसरा नेक्स्ट है राकेश गोस्वामी सर। हेलो। यस सर। यस सर बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा बिनांग सर, आपने अभी बोला ना कि भाई ये इंसिडेंस जो ये स्लाइड में अब दिखाई दे रहे हैं कि 50 लाख के ऊपर करना है। हाँ अभी थोड़े दिन पहले ही जो सेमिनार हुआ आरबीआई का। हाँ सर, वो उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट रिपोर्ट करना है। हाँ वो यस। हाँ वो ठीक है, वो देखो मैं वो उसमें था नहीं उसमें सेमिनार में, तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नहीं हाँ मैंने ही क्वेश्चन पूछा था। हाँ क्योंकि उसी टाइम उस एक दिन पहले हमारे एक कस्टमर के साथ उसकी गलती से फ्रॉड हुआ था। हाँ। तो मैंने उसको पूछा कि भाई कोई भी मतलब हमारी गलती नहीं, किसी भी नहीं, कोई भी अमाउंट का हो आपको ये रिपोर्ट करना है, उसने वो स्ट्रिक्टली बोल दिया है। अब देखो सर वो ये गाइडलाइंस जो है उसमें तो यही लिखा है, तो फिर भी अगर आपके पास बिनांग से थोड़ा क्लियर करूं क्या मैं? हाँ सर बोलिए। यस सर। अभी ये जो सर बोल रहे हैं ना, उसमें कैसा है, अगर कस्टमर बैंक में कंप्लेंट करने आता है ओके तो वो अपने को रिपोर्ट करना है, वो कितना भी अमाउंट हो, कुछ भी हो। नहीं ऐसा नहीं है सर, वो बहुत क्लियर कट है, क्योंकि अभी तो कोई बैंक पे भी नहीं आ रहा है, डायरेक्टली 1930 में ही कंप्लेन कर देता है। हाँ नहीं 1930 की बात अलग हो गई सर, वो इंडिविजुअल रिपोर्टिंग है वहां पर, लेकिन जहां पर बैंक को दक्ष पोर्टल पे रिपोर्टिंग करना है तो आरबीआई के ऑफिसर ने उसी दिन वही क्लियर किया था कि अगर समझो आपके पास में कस्टमर नहीं आता है और आपको कुछ लिखित में उसके तरफ से नहीं आता है कि भाई मेरे भाई आप मेरे ये ट्रांजेक्शन किया और उसमें फ्रॉड हुआ है, तो रिपोर्ट करने की कुछ नहीं रहती। हाँ अगर समझो बैंक को पता चलता है कि भाई ये फ्रॉड हुआ है, कस्टमर ने रिपोर्ट किया, तो अपने को करना ही है वहाँ। अगर कस्टमर रिपोर्ट नहीं करता है सर, लेकिन 1930 से कंप्लेंट आती है तब भी रिपोर्टिंग करना है। तो वो 1930 का जो भी है ना, कस्टमर ने सेमिनार में था मैं उस दिन, उन्होंने बोला है कि अगर आपको कोई भी अमाउंट है तो उसको ये करना है, और उन्होंने बल्क एक्सेल भी दिया है अपलोड करने के लिए वहाँ। अगर आपके पास वही ज्यादा आता है तो उन्होंने बल्क रिपोर्टिंग करने का फॉर्मेट भी बैंकों को शेयर किया हुआ है। लेकिन जैसे समझो अभी अभी दक्ष ने कर भी दिया हम लोगों ने रिपोर्टिंग। हाँ करना, उन्होंने बोला 1 फरवरी या 1 मार्च के आगे क्या करना है, अभी पहले वाले नहीं करना। उन्होंने टाइम लाइन दिया 1 मार्च के आगे जो भी होगा ना उसको अपडेट करना है, राइट। पिछले वाले नहीं करना। वो एक्चुअली 1 फरवरी से लागू होना था, लेकिन उसने 1 मंथ का ग्रेसिंग पीरियड दिया हुआ है। या बिल्कुल सही सर। तो सर उसमें आप थोड़ा सर वो तो क्या है कीजिए सर। यस सर, ये तो देखो सर, हम लोग तो जो गाइडलाइन है सर्कुलर है उसी के हिसाब से अभी डिस्कशन, और वही हम आपको समझा रहे हैं।
बट ये एक अलग सा पॉइंट हो गया है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा होगा सी साइड से सर मेल करके क्लैरिफिकेशन कोई बैंक की तरफ से मेल करके भेज के अपने मांग लेंगे कि इसका हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, कि ये केस स्टडी एक लाइव दे देंगे कि ये है तो हमें क्या करना है, तो दैट इज पॉसिबल। पर वो क्लैरिटी ऑन मेल या हमें कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए, तभी जाके हम लोग आपके सामने रख सकते हैं कि सर ये पोजीशन में आपको ये करना है, हम लोग ये रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, बराबर है सर। तो उसके लिए सर हम लोग ऐसा होगा तो एक मेल सर भेजेंगे सी साइड को और क्लैरिटी लेंगे। ये संतोष सर आपका सर नेक्स्ट क्वेश्चन था सर। नहीं, ये टेक्निकल डिक्लाइन के बारे में था। आरबीआई ने स्टैंडर्ड बोला है बिलो 1% रखने का, लेकिन किसी भी बैंक का भी बिलो 1% नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्यों थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है। 3% है, बिलो 3% है, 1% नहीं है। 1% नहीं, टीडी 1% ही है सर। 1% ही है, टेक्निकल बिलो 1% ही बोला है सर मेरे ख्याल से। नहीं, बिजनेस डिक्लाइन बोला है उन्होंने बाकी, लेकिन सर वो सर एनपीसीआई का रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो वो 3% है। आप सर कोई और गाइडलाइंस को रिफर कर रहे हैं जिसमें जैसे जैसे रिपोर्टिंग तो 3% के ऊपर करना है, बट एनपीसीआई की कुछ सेपरेट गाइडलाइंस है कि आपका टेक्निकल डिक्लाइन अगर अबव 2% जाता है तो हम लोग पेनल्टी लगाएंगे। वो उनके सेपरेट सर्कुलर्स है जो अभी मैंने यहाँ कवर नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग ओनली रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, अच्छा, मैंने एक बार तो यहाँ ये हमारा जो डिस्कशन हुआ उस हिसाब से एक एक्स्ट्रा रेड लाइन ऐड किया है जिसका अभी क्लैरिटी नहीं है सर्कुलर के हिसाब से। तो यस बिना नेक्स्ट आर्थर सर, यस आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो सर, नेशनल बैंक मुंबई, हमारे यहाँ पे 2022 में एटीएम टेम्परिंग करके विड्रॉ की गई थी। इट्स एक्वायर चार्जबैक वाला केस था। तो बराबर है सर। कस्टमर जो आया था उसने जानबूझ के वो अपना जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल चीज वो डिस्पेंसर पे डाल के विड्रॉल के टाइम कैश डिस्पेंस करके चार्जबैक रेज किए थे, एंड नंबर ऑफ चार्जबैक्स हमें रिसीव्ड हुए थे। सम ऑफ देम टैप पेड की वजह से डिम चार्ज एक्सेप्ट हो गए। ओके सर, वो तो उसकी रिपोर्ट सर नेक्स्ट स्लाइड एटीएम के ऊपर है इसके बाद। अच्छा, उस पे आप कवर करेंगे? हाँ ओके फाइन। ओके, अब जैसे एटीएम का वैसे तो शुरुआत हो ही गया। अब कार्ड स्कीमिंग अटैक्स, ठीक है। तो अगर कार्ड स्कीमिंग अटैक्स में अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड इज मोर देन 10 लाख तो फिर रिपोर्ट करना है, और अदरवाइज ओनली रिपोर्ट इफ सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड एट मेनी एटीएम्स। मतलब समझ लो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो कुछ सोचना ही नहीं है हमें, लेकिन 10 लाख से कम का अमाउंट है लेकिन हमारे बहुत सारे एटीएम्स में सिमिलर पैटर्न देखा गया कि भाई बैंक के 20 एटीएम है, उसमें से 15 में किसी से 5,000 किसी से 10,000 निकाले, भले अमाउंट ऑफ लॉस 10 लाख से कम का है लेकिन बहुत सारे एटीएम्स को इम्पैक्ट किया हमारे, तो भी हमें वो चीज रिपोर्ट करनी है। ये हो गया कार्ड स्कीमिंग अटैक्स के ऊपर कि भाई वो दूसरी बैंक से कार्ड स्कीम करके लेके आया। जैसे जनरली अभी भी बहुत सारी बैंक्स के कार्ड है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस्ड है तो वो स्कीम हो जाते हैं। जैसे हमारे तो अभी कोऑपरेटिव सेक्टर में तो आरबीआई ने कंपलसरी चिप बेस्ड करवा दिया है, लेकिन नेशनलाइज्ड सेक्टर्स में अभी भी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस्ड कार्ड चलते हैं और वहां से वो लोग स्कीम्ड कार्ड्स लेके आते हैं अभी भी। तो वो उसके लिए रिपोर्टिंग क्राइटेरियाज है। सर एक क्वेश्चन आ रहे पूछूं? हाँ बोलिए ना सर। अभी रिसेंट डेज में हमारे यहाँ पे अगेन एक एटीएम रॉबरी हुई थी, लाइक जैसे कि कैसेट निकाल एटीएम खोल के कैसेट निकाल के कैश विड्रॉ की गई है। ओके। अभी हालांकि 28 जनवरी की केस है, वो हमें रिपोर्ट करनी है यहाँ पे? सर वो थर्ड पॉइंट आपका अभी जो करंट स्लाइड है वो पहले ले लेते हैं। अभी जो केसेस है व्हाट इज यूजुअल इंसिडेंट्स एंड नॉट टू बी रिपोर्टेड, तो उसका थर्ड पॉइंट है कि फिजिकल टेम्परिंग ऑफ एटीएम्स रिजल्टिंग इन लॉस टू बैंक, जैसे वो कैश शटर होल्ड कर लिया या इलेक्ट्रिक स्विच को बंद कर दिया, या जैसे आपने बताया कि वो फिजिकली टेम्पर करके वो कैसेट्स ही ले गए, तो वो सारे यूजुअल इंसिडेंट्स में आते हैं जो रिपोर्ट नहीं करने हैं एज पर दीज गाइडलाइंस। और उसका आप खाली डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हो कि हमने क्यों रिपोर्ट नहीं किया, ये गाइडलाइन में हमने ये वाला पार्ट पैरा के हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं किया। इन शॉर्ट सर ये रिपोर्ट करना नहीं है हमें दक्ष पे? नहीं करना है। हाँ, तो इसका लीगल प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा? मतलब आरबीआई को रिपोर्ट करना हो तो, क्योंकि सर ये रॉबरी, इट्स टाइप ऑफ रॉबरी
बाकी हमने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट वगैरह सब कर दिया है, लीगल डिपार्टमेंट्स को। अगर देखो सर आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना है इन दैट केस आल्सो, तो फिर आपको वही दक्ष पोर्टल के थ्रू ही आपको वो इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है। ओके, ठीक है सर। बिना भाई क्वेश्चन करूं? हाँ बोलिए ना सर। સર થોડો ટાઈમ પહેલા છે ને આપણું જે સ્ટેટ સાયબર સેલ છે ને ત્યાંથી એક તેલંગાણાથી અમને આવ્યું હતું કે ભાઈ તમારા પર્ટિક્યુલર આ એકાઉન્ટની અંદર એમાઉન્ટ ક્રેડિટ થઈ છે સો એન્ડ સો ડેટમાં અને તમે એને ફ્રીઝ કરી દો. ઓકે, તો અમે એ આખી પૂરી કરી દીધી ને એને બી આપી દીધું. તો આ અમારે ત્યાં ક્રેડિટ થઈ છે, અમારે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનું ફ્રોડ નથી થયો, ખાલી ફ્રીઝ કર્યું. તો એ રિપોર્ટિંગ કરવાનું આવે? नहीं आएगा सर आपके देखो, आपके अगर कोई कस्टमर के अकाउंट में कोई क्रेडिट आता है और आपको साइबर सेल से कंप्लेन आती है, तो वो इनकमिंग केसेस है, उसमें बैंक का कोई लॉस नहीं है, वो आपको कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं करना है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो ये यूजुअल इंसिडेंट्स का जैसे पहला केस है, अकाउंटिंग या क्लरिकल एरर्स जो आपने रूटीन नेचर में ही उसको रेक्टिफाई कर दिया। जैसे कभी कभी होता है ऐसा कि वो अमाउंट के बदले चेक का नंबर डाल दिया, तो 10 करोड़ 20 करोड़ की एंट्री हो गई, ठीक है, तो वो आपने रूटीन नेचर में उसको रिकरेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वो रिपोर्ट नहीं करना है। अदरवाइज ये रिपोर्टिंग कैसे कहाँ करना पड़ता, मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने वो पढ़ा ना कि भाई इंसिडेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू साइबर बट जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 30 लाख है, वैसे तो उसको रिपोर्ट करना था, लेकिन उसका ये एक एक्सेप्शन है कि भाई आपके क्लरिकल एरर हो गई, आपसे अकाउंटिंग में मिस्टेक हो गया, तो उसको आप रूटीन नेचर में ही रिवर्स कर देते हो, तो वो चलेगा, वो आपको रिपोर्ट नहीं करना है। फिर दूसरा, जैसे आपके कोई बैंक के आपको कोई फिशिंग वेबसाइट मिलती है या रोग एप्लीकेशन मिलती है, आपको आईएसपीस के साथ बात करके उसको रूटीनली डाउन करवा देते हो, तो उसकी भी रिपोर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है आरबीआई को। ओके, और लास्ट केस, अब वैसे तो उतना अभी तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जब हम वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू करेंगे, तब अगर आपको कोई वैसे फ्रॉड केसेस आएंगे कि भाई वो वीडियो बेस्ड केवाईसी को मिसयूज करके किसी ने फॉर्स्ड आइडेंटिटी से बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, तो वैसे केसेस भी यूजुअल इंसिडेंट्स में आते, उसको रिपोर्ट नहीं करना है। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट पूरी 100% गाइडलाइंस कवर कर ली है।